नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण याचिका पर गंभीर रुख अपनाया, जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु में चल रहे एसआईआर के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का काम जबरन कराया जा रहा है। आरोप है कि न कर्मचारियों को जेल और नौकरी खोने की धमकी भी दी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि आंगनवाड़ी कर्मियों पर एसआईआर के दौरान गिनती फॉर्म यानी एनुमरेशन फॉर्म्स बांटने के टारगेट पूरे करने का भारी दबाव है। उन्होंने कहा कि काम पूरा ना होने पर उन्हें 3 महीने की जेल और नौकरी से निकाले जाने की चेतावनी दी जा रही है। वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक 21 बीएलओ कर्मियों ने भारी दबाव के चलते आत्महत्या की है, जो स्थिति की गंभीरता दिखाता है। सीजेआई ने कहा कि तमिलनाडु एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर इस हफ्ते अलग से सुनवाई होगी और इसी में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। सीजेआई कांत ने टिप्पणी की कि आप कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी कर्मियों को एसआईआर के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील ने कहा, यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मानवीय है। उन्होंने ये भी बताया कि एसआईआर का गिनती चरण 4 दिसंबर से बढ़ाकर 21 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि तमिलनाडु में 95.65% और पश्चिम बंगाल में 99.77% वोटरों को पहले से भरे हुए मतदाता पंजीकरण फॉर्म दे दिए गए हैं। आयोग ने कहा कि बड़े पैमाने पर वोटरों को हटाने जैसी आशंकाएं गलत और बेबुनियाद हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ज्यादातर वोटर्स को फॉर्म मिल चुके हैं। वोटरों के अधिकार प्रभावित होने की बात सही नहीं है। आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सोमवार को लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर बहस की मांग पर अड़ा रहा, जबकि सरकार ने अपना बिल पास कर दिया। लोकसभा ने मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025 पास कर दिया। ये बिल उस अध्यादेश की जगह लाया गया है जिसके जरिए मणिपुर में जीएसटी से जुड़े सुधार लागू किए गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार के हंगामे के बाद दोपहर में ये बिल पेश कर दिया। दोपहर के बाद हुई छोटी सी चर्चा के बाद बिल पास कर दिया गया। आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने बिल को अस्वीकार करने के लिए एक सांविधिक प्रस्ताव रखा था, लेकिन सदन में विपक्ष के शोर शराबे के बीच इसे वॉइस वोट से खारिज कर दिया गया। देश में सरकारी स्कूलों की संख्या पिछले 6 साल में लगातार कम हुई है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पेश किए गए यूडाइस प्लस डेटा के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है जिनमें 10 से कम या बिल्कुल भी छात्र नामांकित नहीं हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग के पूछे गए एक स्टार्ड प्रश्न के जवाब में सरकार ने ये डेटा पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में देश में ऐसे 52,300 सरकारी स्कूल थे जिनमें 10 से कम या बिल्कुल भी छात्र नहीं थे, लेकिन 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 65,000 से ज्यादा हो गई। इन स्कूलों की सबसे ज्यादा संख्या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दर्ज हुई है। दिलचस्प बात यह है, इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की संख्या भी बढ़ गई है। 2022-23 में जहां ऐसे स्कूलों में 1,26,000 शिक्षक थे, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 1,44,000 हो गए। इस रिपोर्ट ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष पर अभी फैसला नहीं आया है। इसी बीच दोनों नेताओं की दूसरी ब्रेकफास्ट मीटिंग आज होने जा रही है, जिसे पार्टी में एकता के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर दोनों नेताओं के बीच तनाव कम करने के लिए शनिवार को पहली बैठक सिद्धरामैया के घर पर हुई थी। आज की बैठक में शिवकुमार अपने घर पर मुख्यमंत्री की मेजबानी करेंगे। महाराष्ट्र में मंगलवार से स्थानीय निकाय चुनावों का पहला चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों में वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ ये चुनाव 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। स्थानीय निकाय चुनावों में इतनी लंबी देरी इसलिए हुई क्योंकि ओबीसी कोटे को लेकर कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलती रही। इसके चलते लगभग 5-6 साल बाद अब फिर से चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूरा चुनावी प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी कर ली जाए।
भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी दी है, इस साल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी यूपी, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से ज्यादा कोल्ड वेव यानी शीतलहर वाले दिन रहने वाले हैं। आईएमडी ने बताया कि मैदानों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम और पहाड़ी इलाकों में 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाए तो उसे कोल्ड वेव माना जाता है। अगर किसी क्षेत्र के सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ जाए तब भी वो दिन कोल्ड वेव माना जाता है। भारतीय नौसेना ने सोमवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैट टेस्ट लॉन्च किया। ये परीक्षण बंगाल की खाड़ी में स्थित एक टेस्ट रेंज से किया गया। सेना के मुताबिक मिसाइल ने अपने सभी पैरामीटर को सफलतापूर्वक पूरा किया और लक्ष्य को सटीकता से भेदा। ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में वेनेजुएला की स्थिति पर चर्चा की गई। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि वो गुलामों वाली शांति स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें, मादुरो अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। उधर अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोतों को वेनेजुएला के पास के समुद्री क्षेत्र में तैनात कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने मादुरो से जुड़े एक कथित ड्रग कार्टेल को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि उन्होंने हाल ही में मादुरो से फोन पर बात की। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा कि बातचीत अच्छी रही या खराब, वो बस एक फोन कॉल थी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मादुरो ने संभवतः एक आमने सामने बैठक पर चर्चा की, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि बातचीत में यह मुद्दा भी उठा कि अगर मादुरो पद छोड़ दें तो उन्हें माफी किन शर्तों पर दी जा सकती है। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की माफी की मांग पर फैसला लेते समय सिर्फ देश के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेंगे। हर्जोग ने बयान में कहा, यह मामला पूरी तरह सही और सटीक तरीके से निपटाया जाएगा। मैं केवल इजराइल और उसकी जनता के हित को ध्यान में रखूंगा। बता दें, पीएम नेतन्याहू ने रविवार को आधिकारिक तौर पर माफी की अपील की थी। उनका कहना है कि लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मामले देश को फाड़ रहे हैं और समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पिछले महीने हर्जोग को चिट्ठी लिखकर नेतन्याहू को माफी देने का अनुरोध किया था। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने करोड़पतियों से लगभग 2.6 लाख डॉलर के लग्जरी गिफ्ट जैसे सिगार, ज्वेलरी और शैंपेन लिए और बदले में उन्हें राजनीतिक फायदे दिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.